नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। टॉपिक आज है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर हमारी आज ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास के पहले जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया है वो है उच्च न्यायालय का संगठन और संरचना, तो उसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो अगली वाली क्लास जो आज मैं बताने वाला हूँ, दोनों को जब मिला के पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और बाकायदा आपको समझ में आएगा। एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा देते हैं। अनुच्छेद 214 केवल मैं आर्टिकल लिखता हूँ, समझाते चलता हूँ। अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। अब दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हुआ है। ठीक, अनुच्छेद 215 ये क्या है? यह है अभिलेख न्यायालय। मैंने आपको ये बताया है कि अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो भी दिए गए फैसले होते हैं वो फैसले ऑन रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी जिसमें बात है कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की सरकार अवहेलना नहीं कर सकती, व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो वह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा, न्यायालय की अवमानना हो जाएगा। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 216 कहता है कि उच्च न्यायालय का जो गठन होगा वह एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर संख्या डिस्क्राइब नहीं किया गया है। आगे चलें। अनुच्छेद 217, इसमें क्या है? नियुक्ति, पद की शर्तें, योग्यता और हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्ष तक वो जो है न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या वह किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। हटाने की प्रक्रिया मैंने बता दिया था। जो प्रोसेस इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है साबित कदाचार एवं असमर्थता। साबित कदाचार एवं असमर्थता को मैंने डिस्क्राइब कर लिया है, पिछली वीडियो में है, पहली वीडियो में है। उच्च न्यायालय की जो पहली वीडियो है उसमें मैंने इसको बता रखा है। अनुच्छेद 218 जो आज यहाँ से शुरू करना है हमको। आर्टिकल 218 में ये कहता है कि हाई कोर्ट के उपबंध व्यवस्था जो है वह सुप्रीम कोर्ट के उपबंधों पर भी लागू होता है। मतलब अनुच्छेद 218 और अनुच्छेद 124 का 4 जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल और ये तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पिछली वाली क्लास में इसको बता रखा है। अब हम आगे चलते हैं और आज का प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है किसी चीज़ को सफलता प्राप्त करने का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 218 हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 219। आर्टिकल 219 ये क्या है? नियुक्ति हमने पढ़ लिया है। अनुच्छेद 219 में क्या है?
यहाँ पर है, आप पूरा लिख लेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, हेडिंग हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न में हमारे यहाँ दिमाग में हरदम कब, क्यों, कहाँ वाली बात चले। कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल दिलाता है। तीसरी अनुसूची के आधार पर शपथ दिलाता है। अगर राज्यपाल है तो ठीक, नहीं तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त, मेरी बात सुनेंगे, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा, जिसको राज्यपाल नियुक्त करे, वह व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। तो मोटी मोटा आपके एग्जाम के लिए, लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए ये क्लियर कर लें, प्रश्न में आ जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको लगा दोगे राज्यपाल। और यही बात अगर ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन नियुक्ति की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो शपथ हो गया। अब अनुच्छेद 220, आर्टिकल 220 की बात करते हैं। ये क्या है? अनुच्छेद 220, इसको देख लेंगे। कोई व्यक्ति, आप इसको लिख लेंगे, जो इस संविधान के, लिखते चलेंगे, संविधान के निर्माण के पश्चात, कोई व्यक्ति जो इस संविधान के निर्माण के पश्चात किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका है, न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका है, वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कार्य करेगा, अन्य जगह नहीं, अन्य जगह नहीं। ठीक है, कोई व्यक्ति जो इस संविधान के निर्माण प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य कहीं भी कार्य नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 221, इसमें क्या है? न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय, आप लिख लेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। तो वेतन जो दिया जाता है, इसमें पहली बात जान लें, वेतन जो दिया जाता है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो होता है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, और इसमें वेतन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000, 10,000,
मुख्य न्यायाधीश का वेतन इस समय 90,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 80,000। दैट इज क्लियर। शपथ तीसरी अनुसूची के आधार पर कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है, वो नहीं तो उसके द्वारा कोई नियुक्त अधिकारी। 220 हमने पढ़ लिया, 221 पढ़ लिया। अब बात करते हैं 222 की। 222 की आर्टिकल 222, हम अनुच्छेद 222 पर बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 222 ये क्या कहता है? आर्टिकल 222 क्या कहता है? ये है कि आप लिख लेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या कंडीशन है ये देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अगर स्थानांतरण करना है तो इसके लिए प्रोसेस क्या है? स्थानांतरण करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आए। है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अन्य न्यायालयों में स्थानांतरण हो सकता है। तो प्रश्न में हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। वह परामर्श किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। ठीक है। इस मामले में दो चीज़ों को और जान लेना है। वो है 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय का ने इस स्थानांतरण के मामले में फैसला दिया। क्या दिया? कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण किया जाता है वह लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, दंड के आधार पर नहीं होना चाहिए। लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, यह दंड के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसी से संबंधित 1994 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने एक और फैसला दिया कि क्या दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति ने जिन न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, परंतु यह न्यायिक समीक्षा की जो पिटीशन डाली जाएगी उस उच्च न्यायालय के जिसका स्थानांतरण हुआ है उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दी जाएगी। न्यायिक समीक्षा के लिए यह कंपल्सरी बना दिया गया कि उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकता है। तो दो बातों को ध्यान दें। पहला, 77 में यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। इस फैसले में था कि अगर न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है तो यह स्थानांतरण लोक कल्याण के दृष्टिकोण से होना चाहिए, न कि उसको दंड देने के आधार पर किया जाए। ठीक है। दूसरी बात, 1994 में एक और फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति के द्वारा जो स्थानांतरण किया गया है इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, बशर्ते उसी न्यायाधीश के द्वारा याचिका डाली जानी चाहिए। ठीक है। ये तो इसका अनुच्छेद 222 का 1 हो गया। 200 आर्टिकल, अगर हम 222(2) की बात करें तो जहां पर उसका स्थानांतरण किया जा रहा है तो वो तो वेतन के अलावा, जो उसको वेतन मिलेगा उसके अलावा प्रतीकात्मक भत्ता जो उसका होता है उसको दिया जाना चाहिए। जो भी उसको प्रतीकात्मक भत्ता होता है इसके लिए राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करे और वह भत्ता उसको मिलना चाहिए। तो 222 के 1 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, और 222(2) में है कि वेतन के अलावा उसको जो प्रतीकात्मक भत्ता है वह भी उसको मिलना चाहिए। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। आज प्रश्नापूरी हम खत्म कर लेंगे। अगली क्लास में, माने जो हमारी उच्च न्यायालय पर तीसरी क्लास होगी, वह उच्च न्यायालय की शक्तियों संबंधित होगी। तो आज केवल उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में देख लें। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 223 क्या कहता है। 23 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये क्या है? ठीक है। अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो पहले इसके बारे में कुछ बातों को जान लें। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, ये देख लीजिए। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा वह राष्ट्रपति करेगा। नाउ आर यू गेटिंग? इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कब करेगा? इसकी कंडीशन क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब करेगा? अगर उसका पद रिक्त हो गया है। नंबर 2, कार्य करने में असमर्थ है। कार्य करने में असमर्थ है। अगर उसका पद रिक्त हो गया है, कार्य करने में असमर्थ हो गया है। और नंबर 3 या बी कर लीजिए, सी, कार्य करने में असमर्थ हो गया है। और तीसरा है कि अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। अस्थायी रूप से अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्लियर? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कब करता है? अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, कार्य करने में वह असमर्थ हो और अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। ठीक है। अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 क्या है ये देखिए। अनुच्छेद 224 क्या देखिए।
अन्य न्यायाधीशों की, अन्य कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये गौर करें, ये क्या है? अन्य कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये कब होगा? अगर हाई कोर्ट में कार्य अधिक हो गया। कब करेगा? तो ये देखिए, वर्कलोड अधिक हो गया है, वर्कलोड अधिक हो गया है और न्यायाधीशों की संख्या कम है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कम है तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर हाई कोर्ट में वर्कलोड अधिक है और न्यायाधीशों की संख्या कम है, वर्कलोड अधिक है और न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो राष्ट्रपति जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। यहाँ पर गौर करेंगे कि इन जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वर्कलोड बढ़ने पर, वह 2 वर्ष के लिए केवल होती है, 2 वर्ष के लिए होती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब वर्क अधिक हो, तो इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है और उन्हीं की नियुक्ति होती है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उन्हीं की नियुक्ति होती है। और इसमें एक बात और ध्यान देने की होती है कि ऐसे ही लोगों की नियुक्ति होगी जो 62 वर्ष की आयु पूरी न किए हों। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तब तक बढ़ सकता है जब तक उसकी उम्र 62 वर्ष न हो जाए। माने हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो 62 वर्ष हो जाएगा तो अपने रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन 62 वर्ष से आयु से कम ही है तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इन कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, मैं कपड़ा खोज रहा था। अनुच्छेद 224 हो गया दोस्तों। अब हम बात 225 की करते हैं। आर्टिकल 225, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 225 की बात करते हैं। ये क्या है? 224 का क है, ये बाद में जोड़ा गया है, ये देख लीजिए। 224 का क, सेवानिवृत्त, ये इंपॉर्टेंट है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति ये क्या है? इसमें देख लें, कार्य की अधिकता होने पर या किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। अब ये नियुक्ति कौन करेगा? तो यह नियुक्ति जो करता है, ये ध्यान दें, यह जो नियुक्ति होती है वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। जो यह नियुक्ति होती है वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है, लेकिन जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति की अनुमति से करता है। मतलब आप समझिए इसको, राष्ट्रपति की अनुमति से हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये रहा आज
न्यायपालिका की संरचना और संगठन पर लास्ट वीडियो। अगली वीडियो जो हमारी होगी वह उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित होगी, जो कि आप जानते हैं जो लोग तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि मेरे द्वारा कुछ भी जो प्रयास किया जा रहा है वो आपको लगता है कि सही है, तो कृपया हमारा चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनमें शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।